गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने तरंग प्रकाशी की शुरू कर लिया था और उसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस भी कर लिए, तरंगाग्र के प्रकार और उसके बाद हाइगन का सिद्धांत हमने कर लिया और हाइगन के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है उसको भी हमने प्रूव कर लिया कि हाइगन के सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके जो नियम होते हैं कौन आई बराबर कौन आर वो हमने प्रूव कर लिया था। अब अपना दूसरा जो टॉपिक है हाइगन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हाइगन के सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे बेटा। आज प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना है उसको भी हम प्रूव करेंगे। स्नेल्स का जो नियम पढ़ा था हमने sin i बटा sin r बराबर μ2 बटा μ1, वो वाला फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। तो अपवर्तन के लिए आपको अपवर्तक सतह चाहिए, मतलब दो माध्यम होंगे, एक विरल माध्यम दूसरा हमारा सघन माध्यम ले लेते हैं और दोनों को एक अपवर्तक पृष्ठ द्वारा पृथक किया गया है। ये आपकी अपवर्तक पृष्ठ है, ट्रांसपेरेंट। जब कोई प्रकाश किरण इसमें आपतित होगी विरल से सघन में तो अभिलंब की तरफ झुकती थी, ऐसा हमने पढ़ा है। ये हमने एक अपवर्तक पृष्ठ मान ली m1 m2। ये क्या है हमारी अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, और इस पे हम एक तरंगाग्र आपतित करेंगे कोण I से। एक तरंगाग्र सपोज हमने I कोण से आपतित किया इसके ऊपर, आपतित समतल तरंगाग्र। ये तरंगाग्र AB हमने एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किया और इसको बोला जाता है बेटा आपतित समतल तरंगाग्र। आपतित समतल तरंगाग्र। ये विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना ले लिया μ1 और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लिया μ2। ये सघन माध्यम मान लिया, ठीक है। इस पर एक प्रकाश या तरंगाग्र जो है वो I कोण से आपतित हुआ। ये वाला कोण आपका I है, ये वाला कोण कितना है I, देखो। और इसमें जो प्रकाश की किरण का वेग है, ये जो प्रकाश का वेग है वो v1 मान लिया। इसमें प्रकाश का वेग v1 और इसमें प्रकाश का वेग v2 है। जितने समय में b के संगत कोई किरण b' पे पहुंचेगी उतने समय में a के संगत जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तन होके और वो आगे जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी। तो मान लो कि t समय में बिंदु b के संगत कोई प्रकाश किरण या बिंदु b से किरण जो है तरंग जो है वो ऐसे जाएगी, यहां पे सीधी आपतित हो रही है। जितने समय में यहां से यहां पहुंचेगी उतने में इसका अपवर्तन हो जाएगा विरल से सघन में और वो अपवर्तित होके ऐसे जाएगी। कितने कोण से अपवर्तित हुई 8 से। ये अपवर्तित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण, मतलब B से ये बिंदु B' मान लिया और इसको आपने A' बोल दिया। ये आपका जो है वो अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। ये जो है A' B' वो आपका अपवर्तित समतल तरंगाग्र है। उसके बाद इस किरण का भी क्या होगा अपवर्तन विरल से सघन में, वो भी आपकी ऐसे ही जाएगी। ये जो है आपका इसको बोला जाता है अपवर्तित समतल तरंगाग्र। अपवर्तित समतल तरंगाग्र। देखो ध्यान से, ये वाला कोण R, ये 90 माइनस R, तो ये वाला कोण R, ये वाला कोण आपका R होगा बेटा। अभिलंब से ये जो अपवर्तित तरंग है वो R कोण से जाएगी, अपवर्तित कोण R है, ये 90 माइनस R और ये 90 माइनस R, तो ये वाला कोण R। और देखो ये कोण 90 डिग्री होता है और ये कोण भी 90 डिग्री है। ये I, ये वाला कोण I, तो ध्यान से देखना बेटा, ये 90 माइनस I, तो ये वाला कोण I, ये वाला कोण कितना होगा I। ध्यान से देख बेटा, t समय में v1 वेग से b के संगत प्रकाश किरण यहां से यहां तक चलती है तो ये दूरी होगी v1 इंटू t। दूरी बराबर 4 इंटू समय। इसमें प्रकाश का वेग आपका है v1, समय कितना ले रही है t समय में यहां से यहां तक पहुंची है। इसी प्रकार ये वाली b के संगत कोई किरण जो थी वो t समय में यहां तक पहुंची है कितने वेग से v2 से, तो ये वाली दूरी होगी v2t, ठीक है।
और अब हमें प्रकाश के अपवर्तन की बात करनी है। डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, डायग्राम इजी है। और ये दो त्रिभुज देखेंगे ना, तो इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा कॉमन है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये आई के सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये आधार है। ऐसे ही इस त्रिभुज में देखेंगे अपन, ठीक है। तो हमें प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी है। ये आपका आपतित समतल तरंगाग्र था बेटा, ये आपका अपवर्तित समतल तरंगाग्र है, ठीक है ना। आई कोण से आपतित हुआ और आर कोण से अपवर्तित हुआ, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन और उसके बाद इसका डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। माना एक समतल, ठीक है ना, तीन प्रकार के तरंगाग्र की बात करी थी हमने, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। माना एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी अपवर्तक पृष्ठ पर, माना एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी अपवर्तक पृष्ठ पर स्मॉल आई कोण से आपतित होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम। ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है, इसको अपन विरल माध्यम बोलेंगे और इसको सघन माध्यम बोलेंगे। इसको लिख भी लेते हैं हमें, ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है। तो विरल से सघन में आपतित होता है आई कोण से, तथा स्मॉल आर से अपवर्तित होता है। आर कोण से अपवर्तित होता है। और जो पहला माध्यम है उसमें तरंगाग्र का वेग v1 है, दूसरे माध्यम में v2 है। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 व दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है, ठीक है। इसमें माध्यम का वेग v1 मान लिया, इसमें v2। तो b के संगत कोई किरण जितने समय में b' से पहुंचती है उतने समय में a के संगत किरण का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो ये वाली दूरी v1t और ये वाली दूरी v2t दोनों इस बार अलग अलग होंगी, ठीक है। हमें अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज ABB' से, त्रिभुज ABB' से, त्रिभुज दिख गया ABB', ये वाला कोण आई, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो आई के सामने वाली भुजा लंब, आई के साथ वाली भुजा आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। मैं आपसे पूछूं साइन आई का सूत्र बोलो, त्रिभुज से साइन आई का सूत्र बोलो। साइन आई बराबर लंब बटा आधार। आपका लंब क्या होगा बेटा, आई के सामने वाली भुजा BB' बटा लंब बटा कर्ण, सॉरी AB'। अब मुझे B' की वैल्यू पता है v1t है, मैं बाद में पुट कर दूंगा, इसको मैंने समीकरण संख्या 1 बोल दिया। इसी प्रकार त्रिभुज A', से, त्रिभुज A', से साइन r बराबर लंब बटा कर्ण, r के सामने वाली भुजा लंब और आपका कर्ण वही हो गया AB'। तो A' बटा AB', समीकरण संख्या 2। और अब देखो स्नेल्स का नियम कहता है साइन आई बटा साइन आर लिखते हैं, 1 में 2 का भाग देने पर। समीकरण 1 व 2 से साइन आई बटा साइन आर बराबर, इसमें इसका भाग दो। तो ध्यान से देखो, AB' से AB' कट जाएगा, ऊपर आएगा BB',
बी बी डैश बटा ए डैश। और ध्यान से देखो बेटा, बी बी डैश की वैल्यू आपने लिखी है v1t और ए डैश की वैल्यू है v2t, मान रखो। तो sin i बटा sin r इक्वल्स टू v1t बटा v2t। v1 से सॉरी t से t कट गया, t से t कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो समीकरण बची आपके पास sin i बटा sin r इक्वल्स टू v1 बटा v2, समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब हम बात करें पहले माध्यम के अपवर्तनांक की, μ1 की, और फिर हम बात करें μ2 की। पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बराबर c बटा v1। परिभाषा यही थी अपवर्तनांक की परिभाषा। निर्वात में प्रकाश के वेग व माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग c, माध्यम में प्रकाश का वेग v1। ठीक है, तो v1 कितना होगा, c अपॉन v1, समीकरण संख्या 4। इसी प्रकार दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 बराबर c अपॉन v2, समीकरण संख्या 5, समीकरण संख्या 5। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2, माध्यम में प्रकाश का वेग v2 और c निर्वात में प्रकाश का वेग, तो μ2 बराबर c अपॉन v2। 5 में 4 का भाग देने पर, समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 5 भाग समीकरण 4, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दे दो, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का, तो μ2 बटा μ1, इसमें इसका भाग दो, तो c अपॉन v2 बटा c अपॉन v1। v1 ऊपर चला गया, c से c कट गया, अर्थात ये मान आया v1 बटा v2, समीकरण संख्या 6। और ध्यान से देखो, समीकरण 3 और 6 से तुलना करो। sin i बटा sin r बराबर v1 बटा v2, v1 बटा v2 का मान v2 बटा v1, यार को स्नेल्स का नियम आ गया, अपवर्तन का नियम यही कहता है। समीकरण 3 व 6 से आपका आंसर आ गया बेटा। समीकरण 3 और 6 को काम में लो और अपना आंसर आ गया। देखो समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से ध्यान से देखो, sin i बटा sin r, sin i बटा sin r बराबर μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1, और यही स्नेल का नियम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स का नियम। अपवर्तन की व्याख्या होगी, और इसमें हम बोलेंगे आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र व अभिलंब दोनों तीनों एक ही तल में होते हैं। इस स्थिति में भी आप तीनों चीज की बात करेंगे ना, आपतित तरंगाग्र तथा आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो एक और चीज हम बात करें, एक्चुअल में हम इसको तरंग दैर्घ्य से रिलेट करें। देखो तरंग दैर्घ्य भी आप पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बता दूं, तरंग की तरंग दैर्घ्य, तरंग द्वारा एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा जो आवर्तकाल है, या एक चक्कर में जो दूरी तय होती है, उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना, लैम्डा, उसको हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा। तो मैं बोलूं कि जो बी के संगत तरंग थी वो यहां से यहां तक पहुंची, तो इसको तरंग दैर्घ्य को आपने λ1 मान लिया, इसकी तरंग दैर्घ्य को λ1 मान लिया, और ये वाली तरंग दैर्घ्य आपकी हो गई λ2 अपवर्तित वाले की। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाए कि बी बी डैश बटा ए डैश, बी
बी डैश बटा ए डैश बराबर बी डैश का मान आपका v1t जो लैम्डा 1 के बराबर, अर्थात आप इसको लिखोगे v1t बटा ए डैश v2t। v1t आपका लैम्डा 1 के बराबर, ये आपका लैम्डा 2 के बराबर, t से t, अर्थात इससे समीकरण आ गई v1 बटा v2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, या मैं इसको लिखूं v1 अपॉन लैम्डा 1 बराबर v2 अपॉन लैम्डा 2। अर्थात जब कोई तरंगाग्र विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होता है या अपवर्तित होता है तो उस समय तरंग का जो माध्यम में तरंग का वेग, एक ही माध्यम में तरंगाग्र का वेग व तरंग धैर्य नियत होते हैं, परंतु आवर्ती बदलती है। ठीक है ना, v1 अपॉन लैम्डा 1 कांस्टेंट, v2 अपॉन लैम्डा 2 कांस्टेंट। ठीक है ना, तो पहले माध्यम में जैसे हमने इसमें बात की विरल माध्यम की, तो इसमें प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों नियत होंगे या समान होंगे। ठीक है, और इसमें भी समान होंगे अलग अलग माध्यम में। ठीक है, इसमें v2 और लैम्डा 2 है, परंतु आवर्ती परिवर्तित हो जाती है। आवर्ती जो है वो अलग अलग, सॉरी आवर्ती समान होती है। ये तो परिवर्तित होते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वेग बदलेगा, तरंग धैर्य बदलेगी, परंतु दोनों माध्यम में आवर्ती समान होगी। तरंग की क्या होगी? आवर्ती समान। v अपॉन एल लैम्डा पढ़ते हैं अपन सूत्र, v1 अपॉन लैम्डा 1 बराबर नियत। इसका मतलब आवर्ती जो है v समानुपाती लैम्डा, n जो है वो नियत होगी। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित हो या सघन से विरल में आवर्ती नियत होगी, तरंग धैर्य व वेग दोनों बदलेंगे। तरंग का तरंग धैर्य और वेग दोनों परिवर्तित होते हैं, जबकि आवर्ती नियत होती है। तो लास्ट में लिखना है, जब किसी तरंगाग्र को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित करते हैं तो उसका आवर्ती नियत होती है, वेग व तरंग धैर्य दोनों परिवर्ती होते हैं। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है कंप्लीट। ठीक है, तो हाइगन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी कर लिया, और ये बेटा पूछा जाता है एग्जाम में, हाइगन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बेटा तरंग की। ठीक है ना, थोड़ा सा तरंग के बारे में बेसिक आपका पढ़ा हुआ, मैं केवल समझा देता हूं उसको, और उसके बाद में हम अध्यारोपण का सिद्धांत और तरंग से संबंधित पहली घटना, तरंग की जो पहली घटना है इंटरफेरेंस, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे। व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है जनरल तरंग। तरंग जब किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं, और वो तरंग के रूप में, मतलब ऐसे टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से गति करते हैं। एक्स एक्स पे समय लिया, वाई एक्स पे विस्थापन वाई लिया। किसी तरंग के विस्थापन की समीकरण अगर हम बात करें तो जनरली लिखाई जाती है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है ना, a sin ओमेगा t प्लस फाई, इस तरह से हम लिखते हैं समीकरण। तो बेसिक चीजें सीखो। ये तरंग के विस्थापन की बात कर रहे हैं। समय के साथ विस्थापन जो है, कण कंपन करते हैं तो उनका विस्थापन इस तरह से होता है। एक चक्कर के समय को बोला जाता है आवर्तकाल। एक चक्र का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। प्रति चक्र या प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवर्ती बोलते हैं। ठीक है ना, बेसिक में मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा सिखा देता हूं। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवर्ती बोलते हैं, और माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है वाई एक्सिस में, उसको आयाम बोला जाता है। ए से निर्देशित करेंगे इसमें। ये जो ए है वो आपका क्या है? आयाम, एम्पलीट्यूड। वाई आपका क्या है? विस्थापन। ओमेगा कोणीय आवर्ती है, फाई प्रारंभिक कला कोण है। फाई क्या होता है आपका? प्रारंभिक कला कोण। ठीक है, एक और बात करेंगे इसमें तरंग धैर्य लैम्डा की। एक चक्कर में एक्स एक्स में ये जितनी दूरी तय करता है उसको तरंग धैर्य बोलते हैं। ठीक है ना, इनको तरंग बोलते थे। दो तरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग धैर्य कह सकते हैं। ये भी हमने परिभाषित कर लिया था। अब हम बात करें कलांतर की। ठीक है ना, ये चीज तो बेसिक है जो आपको आती है पहले से। हम बात करें छोटा सा टॉपिक कलांतर। दो तरंगों के बीच कलांतर कैसे निकालते हैं? कलांतर जिसको डेल्टा फाई या फाई से आप निर्देशित करते हैं, कलांतर को अपन डेल्टा फाई से निर्देशित करते हैं। तो देखो कलांतर को कैसे, जैसे मान लो मेरे पास दो समीकरण है, दो तरंगों के विस्थापन की समीकरण है। पहले मैंने लिखी y1 बराबर a sin ओमेगा t, y1 बराबर a sin ओमेगा t। दूसरी समीकरण मैंने लिखी y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो इन दोनों के बीच कलांतर कितने का है? फाई का। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? कलांतर डेल्टा फाई बराबर ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, केवल फाई। इसको अपन बोलते हैं बेटा कलांतर, फाई। ठीक है,
अब देखो कलांतर आपको समझ में आ गया। पथांतर, पाथ का डिफरेंस, पथांतर जिसको अपन डेल्टा एक्स से निर्देशित करते हैं, पथांतर को किससे निर्देशित करते हैं? डेल्टा एक्स। पथ का अंतर, दो तरंगों के पथ का अंतर कितने आगे पीछे चल रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पथांतर। कलांतर और पथांतर में एक संबंध होता है बेटा, पथांतर और कलांतर में एक संबंध होता है। कलांतर बराबर, ये याद रखना काम आएगा, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू पथांतर। जैसे कलांतर आपने बोला डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा, पथांतर आपने बोला डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा फाई, ठीक है ना, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। आप देखो ध्यान से, ये कलांतर और पथांतर का संबंध आ गया। आपने देखो डेल्टा फाई को फाई मान आया, पथांतर आप एक्स मान लेते हो, तो मान कितना था फाई का? फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू एक्स, फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू एक्स। ये मान जो है वो आप यहां रख सकते हो, ये वाला जो मान है वो आप यहां रख सकते हो, और फिर उसके बाद आप इसको हल करोगे तो विस्थापन की समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू x, ठीक है ना, इस तरह से लिखी जाती है। और 2 पाई अपॉन लैम्बडा जो है उसको k बोलते हैं, तरंग संचरण नियतांक। 2 पाई अपॉन लैम्बडा को किससे निर्देशित करते हैं? k से। तो y इक्वल्स टू समीकरण होती है a sin ओमेगा t प्लस kx। जब आपकी तरंग ऋणात्मक x एक्सिस में संचरित होती है तो यहां प्लस आता है, और जब आपकी तरंग धनात्मक x एक्सिस में संचरित होती है तो माइनस आता है। sin ओमेगा t प्लस kx, के तरंग संचरण नियतांक होता है जिसका सूत्र होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, के का मान होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। इस तरह से हमें थोड़ा सा ये तरंग के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। तरंग का बेसिक आपको पता चल गया, क्योंकि हम तरंग ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, आगे काम मिलेंगे इसलिए पूरा पता होना चाहिए। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखो छोटा सा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, 11वीं क्लास में भी पढ़ाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण का सिद्धांत पहले चैप्टर में भी आया था थोड़ा सा। देखो सिद्धांत क्या कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पे मिलती है, तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। जब 2 या 2 से, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे, अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा से संचरित होती हुई किसी माध्यम के किसी बिंदु पर होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा से संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है, विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात
y बराबर y सदिश बराबर, ये परिणामी तरंग का विस्थापन मान लिया, y1 पहली तरंग का विस्थापन प्लस y2 दूसरी तरंग का विस्थापन, अप टू जितने भी होंगे जैसे yn तक है तो सबका सदिश जोड़ कर लो। ठीक है ना, माध्यम के किसी बिंदु पर अलग-अलग है, जैसे मान लो ये कोई माध्यम है, इस माध्यम पे इधर से मान लो y1 तरंग आई, पहली तरंग इसका विस्थापन y2, इधर से आई y2, ठीक है ना, ऐसे y3, और फिर जो परिणामी तरंग है वो ऐसे गई, इसका जो विस्थापन है y, वो इन सबके सदिश जोड़ के बराबर होगा, अर्थात y1 सदिश प्लस y2 सदिश प्लस y3 सदिश, मान लो तीन तरंगे थी, ज्यादा है तो सब जोड़ लेंगे, सबका विस्थापन जुड़ जाता है। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रकाश की घटना। जो पहली घटना है हमारे प्रकाश की, उसको हम बोलेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की घटना। चलो हम इसको नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से हम प्रकाश के व्यतिकरण की बात करेंगे। थैंक यू।